हेलो फ्रेंड, वेलकम। माय नेम इज़ मनीष कुमार। आज हम सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। हमारी सोसाइटी में थोड़ा सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं बताते एक टाइम पे, जब एक राइट एज रहती है जहाँ पे पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, तो पेरेंट्स को भी शर्म आती है। उनको लगता है थोड़ा हटके टॉपिक है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हमारे स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम में भी ये जो सिलेबस के अंदर डाला जाता है वो भी 9th 8th के बाद डाला जाता है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें अच्छे से नहीं बताई जाती, टीचर्स भी अच्छे से नहीं बताते। मुझे याद है मैं जब 12th क्लास में था तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो 2nd नंबर का चैप्टर था बायोलॉजी के अंदर, और हमारा जो टीचर था उसने ये बोला ये मैं सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊँगा। और जब उसने लास्ट में पढ़ाया तो इतना गंदा पढ़ाया कि वैसे किसी को समझ में नहीं आया, और जो बच्चे थे स्पेशली जब पढ़ाया जा रहा था टॉपिक तो वो हंस रहे थे या फिर नीचे देख रहे थे। गर्ल्स को तो ज़्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा था, वो तो गर्दन पूरी क्लास में नीचे ही रख के बैठी थी। तो इस टाइप का ये पढ़ाया गया था, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है सेक्स कैसे करना है यही नहीं बताया जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए। तो हम यही पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अपने आने वाले जो लेक्चर हैं 2-3 वीडियो आएंगे सेक्स एजुकेशन के ऊपर, तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, वो सब मैं चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्राइम के बारे में। कौन कौन से वो क्राइम है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एसोसिएट रहते हैं लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन से। राइट टाइम पे सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता किसी को, उसकी वजह से कौन कौन से क्राइम्स है जो मोस्ट कॉमन सोसाइटी में होते हैं। तो पहला जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट वुमन। वुमन में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो होता है रेप। और इंडिया अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप होता है, उनमें इंडिया एक है। इंडिया में रेप बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप देखो 2013 से 2019 के बीच की डेटा देखोगे तो इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा गर्ल्स का रेप हो चुका है। और ये वो केस है जो रिपोर्ट हुए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। काफ़ी सारे ऐसे रूरल और गाँव में ऐसे केस होते हैं जो कभी रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। तो वो केस अगर काउंट किया जाए तो ये जो नंबर है ये शायद डबल हो जाए। और अगर आप देखोगे 2016-14 में देखोगे तो 36,000 गर्ल का रेप हुआ है। उससे सारे डेटा देखोगे तो मिनिमम 32,000 गर्ल्स का रेप एवरी ईयर होता ही है। और ये जो इंडिया का आपको मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर सबसे डार्क वाला जो स्टेट दिख रहा है स्टेट, तो वो है राजस्थान। और राजस्थान में अमूमन ज़्यादा रेप के केस होते हैं। और इसके बाजू में जो स्टेट है वो है यूपी और महाराष्ट्र। नीचे आप मध्य प्रदेश देखोगे, नीचे केरला है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेप केस है। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जहाँ पे रेप केस रिपोर्ट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से नंबर ज़्यादा दिखते हैं। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जैसे कि आपको उत्तराखंड, झारखंड है, उत्तराखंड है, और नीचे और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे क्या होता है केस ज़्यादा रिपोर्ट होते नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेप की रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए नंबर कम दिख रहा है। बट ऐसा होता नहीं, नंबर ज़्यादा, यहाँ पे भी रेप केस के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो ये इंडिया में मोस्ट कॉमन है। और हम पढ़ेंगे जब हमारे लेक्चर चालू होगा तब हम देखेंगे कि जो ये रेपिस्ट लोग रहते हैं उनमें इनका माइंडसेट कैसा रहता है, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। एक ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने 100+ ऐसे रेपिस्ट लोगों का इंटरव्यू लिया है तिहाड़ जेल के अंदर, और उनमें उन्होंने कुछ कॉमन पॉइंट निकाले हैं, क्या उनकी थिंकिंग रहती है बचपन से लेकर अभी तक, वो सब चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो वो सब चीज़ हम देखेंगे, कुछ केस स्टडी देखेंगे गांव में कैसे कैसे रेप होते हैं, और क्या एक्शन लेना चाहिए, और कौन कौन सी अपने इंडियन पेनल कोड के अंदर कौन कौन सी सज़ाएँ है, जब रेपिस्ट लोगों को कौन कौन सी सज़ाएँ होती है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। ये जो 2 पर्सन दिख रहे हैं, एक मैडम है वसुंधरा राजे, दूसरे ये जो पर्सन है अशोक गहलोत, ये दोनों राजस्थान के मुख्यमंत्री है। 5 साल ये आते हैं तो 5 साल वो आते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो मैंने सोचा इनका फ़ोटो दिखाया जाए, क्योंकि इन्हीं के स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। सेकंड जो सबसे मोस्ट जो कॉमन है, जो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से क्राइम होता है, वो है चाइल्ड अब्यूजिंग। भी इंडिया में कॉमन है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, स्पेशली पाकिस्तान में तो ये
बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे क्या रहता है कि 100 आप रैंडम नंबर उठाओगे तो उसमें 99 लोगों का चाइल्ड अब्यूजिंग तो होता ही है। और इंडिया में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं। तो चाइल्ड अब्यूजिंग मोस्ट ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर जो बच्चे 6 ईयर से लेके 15 ईयर 20 ईयर से बिलो जो एज के जो लड़के रहते हैं उनके साथ चाइल्ड अब्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है। और ये चाइल्ड अब्यूजिंग तब होता है जब जो बच्चा होता है उसकी एक एज ऐसी रहती है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता कि क्या मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या चीज़ें सही हो रही है। क्योंकि वो ज़्यादातर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स जो उसको बताएंगे वही चीज़ें सही है, पर पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते और स्कूल में भी नहीं पढ़ा जाता टाइम पे। तो उनको मतलब डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्या मेरे साथ गलत है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो चुपचाप ही बैठे रहते हैं, जो उनके साथ सेक्स अब्यूजिंग होता है तो उसको सहते रहते हैं और भूलने की कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, बट पेरेंट्स उस बात को अंदर ही अंदर ख़त्म कर लेते हैं और सोचते हैं कि बच्चा भूल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। बच्चा 10-15 साल बाद भी वो चीज़ें याद रखता है और बच्चा ना सिर्फ फिजिकली असोल्ट होता है बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आफ्टर 15 ईयर 20 ईयर के बाद पता चलता है बच्चा डिप्रेशन में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है एक जो चाइल्ड अब्यूजिंग होता है, वो फ्यूचर में जाके इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब ये जो चाइल्ड अब्यूजिंग जिन बच्चों के साथ होता है तो उनको ज़्यादातर जो चाइल्ड अब्यूजिंग करने वाला जो पर्सन रहता है वो बच्चे को यही बोलता है कि तुम किसी को बताना मत, बताओगी तो मैं तेरे पेरेंट्स को ये कर लूँगा, तुम्हें ये कर लूँगा, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब मेंटली उसको टॉर्चर करता है और दबाता रहता है ताकि बच्चा किसी को बोले ना। ये चाइल्ड अब्यूजिंग के केस हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर आप देखोगे जो मेल पर्सन है उनके साथ ज़्यादा चाइल्ड अब्यूजिंग हो रहा है कंपेयर टू वुमेन फीमेल केस में। देखो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में चाइल्ड अब्यूजिंग है, तेलंगाना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूजिंग केस है। चाइल्ड अब्यूजिंग का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली टॉर्चर हुआ है बच्चा मेंटली भी ज़्यादा टॉर्चर होता है, साइकोलॉजी भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। अब हम देखेंगे कि 1 out of every 2 children in India is a sexually abused। मतलब 2 में से हर एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया की 50% जो चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुई है। अब सेक्सुअली जो अब्यूज़ हुई है तो सेक्सुअली अब्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी हम देखेंगे। कहाँ गलत तरीके से टच करना हो, क्या क्या चीज़ें होती है सेक्सुअली अब्यूज़ के अंदर, वो सब चीज़ें देखेंगे। कहाँ पे एक लिमिट है वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 52% जो बच्चे होते हैं बॉयज़ वो सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। मतलब फीमेल से ज़्यादा लड़के ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं इंडिया के अंदर। और ज़्यादातर क्या रहता है कि फ़ीमेल के केस में, गर्ल्स के केस में पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। वो फीमेल को अलाउ नहीं करते गर्ल्स को हर कहीं आना जाने में, ध्यान रखते हैं उनका। बट उनको लगता है बॉयज़ है तो बॉयज़ को क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए पेरेंट्स को भी। और पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़ा रीज़न रहता है सेक्सुअल अब्यूज़ होने का, क्योंकि जो बच्चा रहता है पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है और पेरेंट्स कुछ उनको बताते नहीं है। जब कोई पर्सन उनके साथ कुछ गलत करता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये गलत हो रहा है, मेरे साथ सही हो रहा है। तो वो एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। और पेरेंट्स को बता तो पेरेंट्स भी उस बात को ख़त्म कर लेते हैं, छुपा देते हैं ताकि बच्चा किसी को बोले ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाला जो पर्सन है उसको ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट आ जाता है, वो फिर से वो ये क्राइम अगेन करता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइम है इंडिया के अंदर और बहुत सारे NGO इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं जब ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करूँगा तब मैं बताऊँगा कुछ केस स्टडी, कैसे कैसे केस हुए थे और क्या क्या एक्शन लिया गया, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये वो डिजीज़ है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ट्रांसमिट होती है मेल फीमेल के अंदर, और समलैंगिक जो लोग रहते हैं होमोसेक्सुअल लोग, उनके अंदर भी ये ट्रांसमिटेड होती है। तो कौन कौन सी डिजीज़ है तो हमने मोस्ट कॉमनली पढ़ी HIV एड्स, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ये वायरस डिजीज़ है। गोनेरिया है, हेपेटाइट B है, हेपेटाइट B ब्लड टू ब्लड भी ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल भी ट्रांसमिट होती है, ये लीवर की डिजीज़ है। इसी तरह सिप्लिस है,
और आपको हर्पीज़ आपने पढ़ा होगा। ये सारी डिजीज़ें सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, और इन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे ट्रांसमिटेड होती है, और क्या क्या रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने सेक्स एजुकेशन के ही इसी लेक्चर में। फिर हम देखेंगे क्या कौन कौन से ज़्यादा कॉमन रीज़न है जो एसटीडी ट्रांसमिट होने के। तो कहीं कहीं अल्कोहलिज्म भी लिखा हुआ है, मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, उनकी वजह से भी होता है, अनप्रोटेक्शन सेक्स है, बहुत सारे और भी कॉमन चीज़ें हैं, उनकी वजह से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो मेल या फीमेल, उनकी जो एज होती है, जो बचपन से वो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड से फिर वो यंग टीनेजर एज में आते हैं, टीनेजर से थोड़ा मैच्योर होते हैं, फिर और ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उसके बाद उनका जो बुढ़ापा आता है, तो हर एज में कुछ ना कुछ उनके अंदर हार्मोनल लेवल का चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उनकी मेंटलिटी क्या चेंज होती है, उनका माइंड सेट कैसा चेंज होता है कि एज के बाद, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। उनकी प्रायोरिटी कैसे चेंज होती है, वो सब चीज़ें भी हम इस ही सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह फीमेल की भी एज चेंज होती है, फीमेल मेल से ज़्यादा मैच्योर रहती है और पहले मैच्योर होती है, उसके भी रीज़न से वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम आपको पता है, मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसी तरह फीमेल की बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, डिफरेंट टाइप की पिल्स रहती है। 72 आवर पिल्स, इमरजेंसी पिल बोलते हैं उसको, अबॉर्शन की जो पिल्स आती है, और जो आपने देखी होगी माला डी और माला एन पिल, जो गवर्नमेंट की पिल आती है मार्केट में, जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आती है, वो पिल भी आपने सुनी होगी। तो वो सिक्वेंशियल पिल है। तो कितने टाइप की पिल्स रहती है, क्या यूजेस रहते हैं इनके, कौन से हार्मोनल इफेक्ट आते हैं बॉडी के अंदर, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके साथ फैमिली प्लानिंग भी पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी एज है जो शादी करने के लिए रहती है, और किस एज के अंदर फीमेल मैच्योर हो जाती है, मेल मैच्योर हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेल में मेल के पेनिस और टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी तरह फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर देखेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे फीमेल के अंदर। फिर हम देखेंगे फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम नॉर्मली पीरियड्स बोलते हैं। तो वुमेन के अंदर इसकी एक साइकिल रहती है 28 डे की। तो इस 28 में हर दिन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स की डेट कब रहती है, और क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पे लेनी चाहिए, क्या क्या हमारी जो सोसाइटी के अंदर क्या क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट में कुछ हम फैक्ट पढ़ेंगे इंडिया के अंदर, कि इंडिया में लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट आए हैं, और ये एजुकेशन कब मिलना चाहिए था एक बच्चे की, क्या राइट एज होती है, उस एज में ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे कुछ, जो अपना तीसरा चौथा नंबर का जो वीडियो होगा उसके अंदर। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि खुल के कोई इसके ऊपर बात करता है नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे इनडायरेक्टली जो क्राइम्स वगैरह वो सेक्स एजुकेशन की लैकिंग की वजह से थे। तो मैंने सोचा, यूट्यूब पे भी मैंने देखा कोई कंटेंट इतना अच्छे से नहीं बताया हुआ है, तो मैंने सोचा कि वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।